बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के जो मौज़ूआत हैं वो दोनों मौज़ूआत इंटरनेशनल हैं। एक तो कतर में जो भारतीय जासूस पकड़े गए थे उनके हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि उसमें मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है, और वो जासूस जो थे भारतीय नेवी के साबिक़ एहलकार वो कौन कौन से थे और किस मुल्क के लिए वो वहाँ पर काम कर रहे थे, कतर के कौन से राज उन्होंने किस मुल्क को लीक किए, इसके हवाले से आपको डिटेल बताएंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर सरपरस्ती दोहा में ही एक नामालूम मुकाम पर एक इजलास हो रहा है और इस इजलास का एजेंडा अफ़ग़ानिस्तान है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इजलास अफ़ग़ानिस्तान के लिए हो रहा है, लेकिन इस इजलास में अफ़ग़ानिस्तान को शामिल ही नहीं किया गया। ये है हमारे आज के मौज़ूआत। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले दोहा में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की इस मीटिंग का अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। ये 2 रोज़ा इजलास है जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की ज़ेर सदारत हो रहा है, लेकिन दोहा में होने वाले इस इजलास के मुकाम को खुफिया रखा जा रहा है और कहा गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ये ज़ाहिर नहीं किया जा रहा कि ये इजलास कहाँ पे हो रहा है। पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो हमारी वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर कर रही हैं। उन्होंने आज इस इजलास के आगाज़ से कबल मुख्तलिफ़ ममालिक के मंदूबीन से मुलाकातें भी की हैं और मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख़्याल भी किया। ज़ाहिर है जब ऐसे मौक़ों पर उन्हें मिलने का मौका मिलता है किसी भी मुल्क के मंदूब को, तो वो अपने मुल्क के मामलात के हवाले से भी मीटिंग्स करते हैं, मुलाकातें होती हैं और कुछ मुआहदे भी वहाँ पर उनके लिए ज़मीना साजी भी की जाती है। तो इस हवाले से हिना रब्बानी खर जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पर अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने बहुत से ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकातें की और इन मुलाकातों में पाकिस्तान के मुआशी बहरान के हवाले से, तामुन के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। और ज़राए का ये कहना है कि हिना रब्बानी खर इस मामले में काफ़ी सूझबूझ भी रखती हैं और अपना उनका जो अंदाज़ है गुफ्तगू का या उनके जो सफारती ताल्लुकात और उस अंदाज से वो डीलिंग है उनकी, वो काफ़ी मौसर साबित होती है और उसके नतायज भी हमारे दफ्तर ख़ारजा के कुछ ज़राए कह रहे हैं कि पर उम्मीद है पाकिस्तान के हिना रब्बानी खर अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास में जहाँ अफ़ग़ानिस्तान का मामला डिस्कस हो रहा है वहाँ पर ये पाकिस्तान के मामलात के हवाले से भी एक साइड लाइन पर ये मामलात हल करने के लिए कोशिश है। ये अच्छी बात है और ये काबिल सतह अमल भी है। अच्छा नाज़रीन, ये जो अफ़ग़ानिस्तान के लिए इजलास बुलाया गया है, हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसमें अफ़ग़ानिस्तान को दावत ही नहीं दी गई, जिस पर अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा है कि ये कैसा इजलास है कि इसमें हमारी नुमाइंदगी ही नहीं है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस इजलास से लातअल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये ख़ुद ही अपने तौर पर इजलास किए जा रहे हैं और ख़ुद ही फ़ैसले कर लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि ये इजलास इसलिए बुलाया जा रहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में ख़वातीन की तालीम और उनकी एक्टिविटीज़ पर पाबंदी है। इसके अलावा क्योंकि तालिबान ने ऐलान किया था कि वो अफ़ग़ानिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज कर रहे हैं, तो इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान के इस इक़दाम को जो है वो सनफ़ी हवाले से लिया है और कहा है कि ये सनफ़ी बुनियाद पर नस्ल परस्ती है। नाज़रीन, हैरत है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस प्लेटफार्म पर बहुत सारे मुस्लिम ममालिक भी रुकन हैं और वो इस इजलास में शरीक हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने ये जो उन्वान दिया है और अफ़ग़ानिस्तान में इस्लामी हुकूमत को, जिसको अफ़ग़ान तालिबान जो है वो दौलत इस्लामी करार देते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारी हुकूमत इस्लामी है। तो अगर उस इस्लामी हुकूमत को ये नस्ल परस्ताना और बुनियाद परस्ताना करार दे रहे हैं तो हमारे पूरे दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हैरान कुन तौर पर खामोश हैं और अभी तक दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क ने अफ़ग़ानिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। तो ये सूरत हाल है, यदि अफ़ग़ानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो इस वक्त तालिबान की हुकूमत रूल कर रही है उसको किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। अलबत्ता रूस ने कुछ मुआहदे किए हैं और उन्होंने भी तस्लीम किए बग़ैर ही उनके साथ कुछ लेन देन किया है, जिसमें अमेरिका का छोड़ा गया असलहा रूस ने इनसे ख़रीदा है और तालिबान को कोई असलहा दिया भी है और कुछ और चीज़ें भी दी है, गंदम दी है और इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बार्टर सिस्टम के तहत होता है वो किया गया है। तो इस हवाले से नाज़रीन वहाँ ये सवाल भी
اٹھ سکتے تھے کہ افغان طالبان کی جو عبوری حکومت ہے اس کو تسلیم کیا جائے، مگر اقوام متحدہ نے اس پر پیشگی پابندی عائد کر دی کہ وہاں افغان طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو موضوع گفتگو بنایا جائے گا، اور پھر وہاں پر زور دیا جائے گا عبوری حکومت کو، اقوام متحدہ کا نمائندہ وہاں جائے گا اور وہ طالبان کو قائل کرے گا کہ وہ جو پابندیاں انہوں نے عائد کر رکھی ہیں ان کو ختم کرے، اور اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو پھر اقوام متحدہ اور دوسرے ممالک جو وہاں پر فلاحی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں وہ بند کر دیں گے، یہ بھی دھمکی دی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین گزشتہ ماہ بھی کہا گیا تھا کہ دوحہ اجلاس میں ایسے اقدامات شامل ہو سکتے ہیں کہ طالبان حکومت کو اصولی طور پر تسلیم کرنے کا باعث بن سکے، لیکن اب جو ہے وہ اس حوالے سے اقوام متحدہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم افغانستان کے معاملے میں سنجیدہ ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ضروری طور پر یہ امور جو ہیں وہ انجام دیے جائیں، اور طالبان جو ہے وہ وہاں اسلامی نظام کا خاتمہ کریں اور خواتین کو آزادی دیں، اور اسی طرح کے ملتے جلتے جو ظاہر ہے ہمارے اسلامی دائرہ اختیار میں قوانین آتے ہیں اسلامی سزاؤں کے حوالے سے بالخصوص، اس پر طالبان کو وہاں اقوام متحدہ کو اس حوالے سے تحفظات ہیں جن کے تدارک کے لیے اس اجلاس میں غور کیا جا رہا ہے۔ ہمارا دوسرا موضوع ناظرین قطر میں جو بھارت کی نیوی کے سابق اہلکار پکڑے گئے ہیں، 8 اہلکاروں کو قطر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے گرفتار کیا تھا، اور ان کی گرفتاری کو پہلے ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اس پر بھارت کے علم میں بھی تھا کہ گرفتاری ہو چکی ہے، اور پھر ایک کمانڈر کی بیوی نے سوشل میڈیا پر یہ معاملہ اٹھایا کہ ان کے شوہر کافی عرصے سے لاپتہ ہیں اور وہ ان کے رابطے میں نہیں ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی یہ مہم چلی، اور پھر بھارتی سرکار کو ان لاپتہ ہونے والے اہلکاروں کے حوالے سے کہا گیا، ان پر دباؤ بڑھایا گیا۔ تو پھر بھارتی سرکار نے اس حوالے سے جب قطر حکومت سے رابطہ کیا اور پرائیویٹ طور پر بھی انہوں نے اپنے ذرائع سے ان کا پتہ چلایا، تو انہیں پتہ چلا کہ 8 بھارتی نیوی کے سابق اہلکار جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اور ان اہلکاروں نے یہ وہاں جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے، اور قطر کا یہ قانون ہے کہ جو وہاں جاسوسی کرتا پکڑا جائے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، اور اس حوالے سے قطر کی جو خفیہ ایجنسی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت موجود ہے کہ ان 8 افراد نے ہمارے راز لیک کیے ہیں اور وہ انہوں نے اسرائیل کو دیے ہیں۔ ناظرین ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ قطر نے اٹلی کو آبدوزیں تیار کرنے کا آرڈر دیا تھا، یہ جدید ترین آبدوزیں تھیں اور دنیا کے کسی ملک کے پاس یہ آبدوزیں ابھی تک نہیں ہیں، تو قطر نے ایک ماڈل دیا تھا اور اٹلی کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ ہمیں آبدوزیں تیار کر کے دے دیں جو ریڈار میں بھی نظر نہیں آتی۔ تو اس پر اٹلی نے اپنی حکومت سے، اٹلی کی اس کمپنی نے جو اسلحہ ساز ہے جو آبدوزیں بناتی ہے، اور اس نے اپنی حکومت سے اس حوالے سے بات کی اور حکومت کی جانب سے اسے NOC دے دیا گیا، جس کے بعد اس کمپنی نے قطر کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے کی تمام جو قوائف تھے اس میں یہ ڈیلنگ کی گئی کہ یہ آبدوز کس نوعیت کی ہوگی، کتنی قیمت میں ہوگی، کیا کام کرے گی، اس کے فنکشن کیا ہوں گے، اور مختلف اس کی جو معلومات تھیں ان کی جو دستاویزات تھیں۔ یہ بھارتی نیوی کے جو 8 اہلکار ہیں، یہ سابق اہلکار ہیں بھارتی نیوی کے، انہوں نے وہ تمام قوائف لیک کر کے اسرائیل کو فراہم کر دیے اور اسرائیل کو بتایا کہ قطر جو ہے وہ یہ آبدوز خریدنے جا رہا ہے۔ ناظرین یہ جو پکڑے گئے ہیں 8 اہلکار، ان میں کمانڈر ریٹائرڈ پورندو تیواڑی ہے، کیپٹن ریٹائرڈ نوتیج سنگھ گل ہے، کمانڈر ریٹائرڈ بربندر کمار ورما ہے، کیپٹن ریٹائرڈ سوربھ وشناتھ ہے، اور کمانڈر ریٹائرڈ سوگندکر پکالا ہے، کمانڈر ریٹائرڈ امیت ناگپال ہے، اور سیلر ہے راکیش۔ قطر میں یہ جو ظاہر گلوبل ٹیکنالوجی کے نام سے یہ کمپنی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور ظاہر گلوبل کمپنی کی آڑ میں یہ وہاں پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے، اور اسرائیل کے ساتھ یہ لوگ رابطے میں تھے، اور عرب ممالک کی تمام جاسوسی یہ اسرائیل کے لیے کرتے تھے، جس کی
तमाम रिपोर्ट्स ये इसराइल को देते थे कि अरब मुल्कों में क्या हो रहा है, और इस हवाले से अब जो है वो कतर की हुकूमत ने वो ज़ाहिरा अल आलमी यानी ज़ाहिरा ग्लोबल कंपनी पर पाबंदी लगा दी है, और उनके जो इंडिया के जो मुलाजमीन इस कंपनी में थे उनको भी कहा गया है कि ये रवा माह के एंड तक यानी 30 मई तक जो है ये कंपनी के मुलाजमीन अपने आप को फारिग समझें, और बाकी इनको तो पहले ही जो 8 एहलकार पकड़े गए थे कंपनी ने इनकी गिरफ्तारी के साथ ही इन एहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया था, जबकि दीगर जो वहाँ इंडियन मुलाजमीन है तकरीबन उनकी तादाद 75 के करीब है। तो कंपनी ने इन 75 भारतीयों को भी कंपनी से निकाल दिया, और उन्हें कहा गया है कि वो 30 मई तक जो है वो अपना बोरी बिस्तरा गोल करके वापस इंडिया जा सकते हैं, जबकि इस हवाले से कतर की जो हुकूमत है उन्होंने इस कंपनी को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया है। नाज़रीन, इन पर जो इल्ज़ाम है इंडिया के जो एहलकार हैं इनको सितंबर के अवाइल में गिरफ़्तार किया गया था, यानी गुज़श्ता साल ये गिरफ़्तार हुए थे, और इन्हें खुफिया इनकी गिरफ़्तारी को खुफिया रखा गया था, और इन पर जासूसी की जो फ़र्द है जुर्म है वो मार्च में आयद की गई थी, और उसके बाद इनकी पहली समाअत हुई थी, और कल जो है 3 मई को इनके वर्सा को बुलाया गया है। कंपनी ने अपने तौर पर इनके लवाहिकीन को बुलाया है, और कल की जो इनकी पेशी है अदालत में वहाँ पर इनके अहलखानों के साथ मुलाकात भी करवाई जाएगी इन 8 जासूसों की, और उसके बाद इनका जो केस है वो प्रोसीड होगा अदालत में, और फिर अदालत इनके केस का फ़ैसला सुनाएगी, जिसके बाद यकीन काबिल है यानी काफ़ी ज़्यादा तवक्को की जा रही है कि इनको सज़ाए मौत ही दी जाएगी। इस हवाले से इंडियन मीडिया ने कहा है कि ये जो एहलकार हैं इन पर इल्ज़ाम लगाया गया। ज़ाहिर है हर मुल्क में ये होता है, यही तरीक़ाकार होता है कि अपने मुल्क के वो जो एहलकार हैं उनके हवाले से सफाइयाँ पेश की जाती हैं, लेकिन कतर की हुकूमत के पास इनके नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर इनको गिरफ़्तार किया गया। फिर इनका केस चल रहा है, और अब इस कल वाली पेशी के बाद इसका ट्रायल जो है वो तेज़ हो जाएगा, और उसके बाद फ़ैसला करके इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।